अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर के। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम देखें यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर की मैंने बात करी थी, देखिए वहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पर मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो ओसीडी वाज एसेंशियली एन एनवायरमेंटल कॉज इलनेस twin family segregation and linkage study have shown that the OCD run in a family. This is largely accounted for the genetic factor। जो कि मैंने अभी जेनेटिक फैक्टर की बात करी तो वहां पर ये बताया गया है कि ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, राइट, ये क्या रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं कितनी रेंज से, 45 to 65%, यानी कि 45 to 65% जिनके पेरेंट्स में जेनेटिक इशू हैं, बच्चे में भी वो जेनेटिक इशू आने ही आने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए रिसर्च के थ्रू भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल फैक्टर में बात करी थी आपके ब्रेन एंड बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज की, इसी की मैंने आपकी बात करी। देखिए ब्रेन इमेजिंग स्टडीज हैव फाउंड दैट पीपल विद द ओसीडीज हैव डिफरेंट इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड अबनॉर्मल इन फंक्शनिंग इन ब्रेन सर्किट। जिन स्टूडेंट्स, जिन इंडिविजुअल या फिर अगर किसी पर्सन को ओसीडी है तो उनकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर है they are different from the normal individual as compared to those with the disorder, without disorder। जिनके डिसऑर्डर नहीं है उससे उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन में इमेजेस बन रही हैं, they are also with the different। तो ये हमने दो बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करी थी। उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर में तीन फैक्टर्स की बात करी थी, जिसमें सबसे पहला था हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी में हमने क्या बात की थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव symptoms are attempted to keep unconscious conflict and the impulse from the conscious awareness। देखिए यहां पर हमने क्या बात करी है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो सिम्टम्स हैं वो क्या रहते हैं, अनकॉन्शियस कंफ्लिक्ट और इंपल्स को कॉन्शियस अवेयरनेस से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं यहाँ पर, राइट। और यहीं पर ही आपकी क्या आ जाती है, यहीं पर ही आपकी मैंने आपको बताया था टॉयलेट ट्रेनिंग भी आपकी कहाँ आ जाती है, यहीं पर ही आ जाती है, राइट। Attribute obsession to a fixation to the anal phase of the, कौन सी स्टेज थी एनल, अगर आपने फ्लूइड साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ी है तो पहली थी आपकी ओरल, दूसरी थी आपकी एनल। तो एनल कौन सी स्टेज है आपकी, सेकंड स्टेज है, राइट। तो एनल फेज में अगर हम ज्यादा फिक्सेशन रहते हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं बच्चे की, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, आपको ओसीडी के भी वहां पर एक कॉज छिपा हो सकता है। टू स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग प्री डिस्पोज द चाइल्ड टुवर्ड द ओवर कॉन्शियसनेस। क्या रहता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग रिगार्डिंग टुवर्ड्स द चाइल्ड, तो वहां पर क्या रहता है, कॉन्शियसनेस का काफी ज्यादा एक रोल हो जाता है। द अनकॉन्शियस इंपल्स टू सॉइल एंड द प्ले विद द फिल्थ नेचुरल इन ए चाइल्ड ऑफ द एनल फेज इज सो स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड that the child take resources to defense like reaction formation by being overly clean and the undoing by the rituals। ये देखिए क्या कहा गया है कि अगर बच्चे को एनल स्टेज में बच्चे को खेलना नहीं दिया जाता सॉइल के साथ, या फिर वो कहीं पर भी, जैसे आपने देखा होगा बच्चा टॉयलेट कर देता है उसमें वो क्या कर रहा है, हाथ से उसी के अंदर वो खेलने लग गया है, तो ये क्या कहा जाता है कि अगर बच्चे को वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं करनी जाती कि वो बच्चा मिट्टी में नहीं खेल रहा है, या फिर बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है उसके ऊपर वो नहीं खेल रहा है, या फिर किसी गंदी चीजों के साथ वो नहीं खेल रहा जैसे नाली का पानी या बाहर, तो वहां पर क्या जाता है कि बच्चे को क्या कर दिया जाए, ओवर क्लीनिंग का इन्वायरमेंट दिया गया है, जिससे कि उसे ऑब्सेसिव हो सकता है किसका, क्लीनिंग का, इन द लेटर स्टेज ऑफ फेस और हर लाइफ, कि भाई मेरे को चीजें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा क्लीन चाहिए। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकेंड, हमने बात करी थी साइकोलॉजिकल फैक्टर में, तो हमने बात करी थी लर्निंग थ्योरी के ऊपर। अब लर्निंग थ्योरी में क्या है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट द ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हैज बीन लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कंडीशनिंग। यहाँ पर हमने लर्निंग थ्योरी में क्या बात करी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है हमारा किसके थ्रू याद करा जाता है, कंडीशनिंग थ्योरी के थ्रू याद करा जाता है। आई होप आप सबको पता हो कंडीशनिंग थ्योरी क्या रहती है, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी है। This theory states that the neutral event become associated with the fear of being paired with something that provoke fear, anxiety and the discomfort। कि जो आपकी लाइफ के जो न्यूट्रल इवेंट हैं वो किससे एसोसिएट हो जाते हैं, आपके फियर से, राइट। सपोज करिए कुछ चीज को आपने फियर से एसोसिएट कर लिया, जैसे हमें बच्चों जो बचपन में होता है उसे कहा जाता है कि भाई आपको दाढ़ी वाला बाबा ले जाएगा, या फिर अगर अच्छा इधर आ जाओ वो बाबा आपको ले जाएगा। तो बच्चे को अगर हम ये ज्यादा चीज कहते रहेंगे कि वो ले जाएगा या फिर कोई आगे आपको ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो फियर है
ओवर अगर हम उस चीज को कर देंगे तो वो फियर जो है वो लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में क्या करेगा, एंजाइटी को प्रोवोक करेगा, फियर को प्रोवोक करेगा। फियर आपकी किसको प्रोवोक करता है, एंजाइटी को, और एंजाइटी आपकी बॉडी में टेंशन को रिलीज कर देती है, यानी कि आप क्या रहोगे, एक डिस्कंफर्ट में रहोगे। दिस फियर देन जनरलाइज सो दैट द ऑब्जेक्ट एज वेल एज थॉट एंड द इमेजेस ऑल्सो प्रोड्यूस डिस्कंफर्ट। और देखिए जर्नलाइजेशन एक ह्यूमन प्रोसीजर रहता है मेमोरी का, हर एक चीज को वो क्या करने लग जाता है, जर्नलाइज करने लग जाता है। और जैसे ही वो जर्नलाइज करेगा तो वो क्या रहेंगी, जो उसके थॉट से जो इमेजेस कनेक्टेड है और जो आपस में कोरिलेटिंग बिटवीन दैट इमेज और द थॉट, दोनों का क्या प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। द इंडिविजुअल दैट एंगेज इन बिहेवियर दैट रिड्यूस द एंजाइटी and because the behavior is successful in reducing anxiety even if only for the short period of the time it is performed, each time discomfort or the anxiety is the felt। अब देखिए जो इंडिविजुअल है वो किस तरह के बिहेवियर में इंगेज हो रहा है, वो सोच रहा है कि जिससे उसकी क्या एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, राइट। लेकिन जैसे ही वो उस बिहेवियर में इंक्लूड हो जाता है तब तो उसका स्ट्रेस क्या हो जाता है, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस उसका रिड्यूस हो जाता है। बट आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम जब वो उस एंजाइटी या फिर उस एक्टिविटी से बाहर आ जाता है और अब वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो दोबारा क्या होने लग गया, उसे डिस्कंफर्ट फील होने लग गया है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एक पर्सन को क्लीनिंगनेस का काफी ज्यादा है, अब उसने क्लीन कर दी तो उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए आफ्टर 15 मिनट और द 13 मिनट, अब क्या हो रहा है, अब उसे दोबारा क्लीनिंग करने के लिए क्या है, एक उसकी जो इचिंग हो रही है एक तरीके से आप कह सकते हैं अगर लेमन टर्म में बात करें, अब उसे दोबारा क्लीन करना है लेकिन अब कुछ है नहीं वहां पर क्लीन करने के लिए, तो अब दोबारा क्या होने लग जाएगी, उसकी जो एंजाइटी है वो बिल्डअप होने लग जाएगी। या फिर वो बाहर गया है तो वो देखेगा अरे ये तो बहुत अनहाइजेनिक है, एंजाइटी डेवलप होने लग जाएगी, स्ट्रेस डेवलप होने लग जाएगा, राइट। तो आफ्टर एक जब तक वो एंगेज रहता है तब तक वो एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम वो एंजाइटी दोबारा क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद हमने बात करी थी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी की, राइट। थर्ड फैक्टर था पहला बायोलॉजिकल, दूसरा था साइकोलॉजिकल, तीसरा था कॉग्निटिव। वीडियो पसंद आई है, देखिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच दैट देयर आर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट बिहाइंड द ऑब्सेशन। क्या माना जाता है कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आपके ओसीडी है, ऑब्सेशन के पीछे क्या है, एक नेगेटिव थॉट्स है। या फिर इसको अगर मैं नाम दूं, आपने सबसे पहले देखा था कि मैंने आपको बताया था अर्ज क्या है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव वो चीजें हैं जो आपको नेगेटिव डिजायर की तरफ ले जा रही है। और जब हम वर्ड यूज करते हैं डिजायर, दैट मीन्स ये क्या रहता है, नेगेटिव में। और अगर मैं पॉजिटिव में बात करूंगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दिस इज माई पैशन, ओके। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कौन से वर्ड आप कहाँ यूज कर रहे हैं while writing your answer. Often the person with the OCD are the apparently excessively responsible and the perfectionist। जो मेनली जो पर्सन होता है OCD के द्वारा या फिर OCD से, वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेस्पॉन्सिबल कि नहीं यार मैं मैच्योर हूँ, मेरे को ऐसा काम नहीं करना है। या फिर वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट रहेगा कि मेरे को सारा काम क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट ही करना है। कॉग्निटिव बायस इज ऑफ कोर्स अपरेंट इन द ऑब्सेशन। जो आपका कॉग्निटिव बायस रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, आपका ऑब्सेशन के अंदर अपरेंट रहेगा। द अटेंशन ऑफ द पर्सन विद द ओसीडी गोज इजीली टू द कंसर्न ऑफ द ऑब्सेशन इन कंपैरिजन टू द अदर न्यूट्रल स्टिमुली। जो अटेंशन रहेगा उस पर्सन का जिसको ओसीडी है, वो बहुत ज्यादा उसकी कंसर्न किससे रहेगी, कंपैरिजन टू द अदर न्यूट्रल। वो क्या करता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा एक न्यूट्रल स्टिमुली को अदर स्टिमुली से कि यार अच्छा इस तरीका का काम भी मेरे को करना चाहिए था। यहाँ पर क्लीनिंग नहीं है, मेरे घर में देखो कितनी ज्यादा क्लीनिंग है, मैं अपने दोस्त के घर गया वहां पर तो क्लीनिंग थी नहीं, या फिर मैं बाहर गया वहां तो बिल्कुल क्लीनिंग नहीं थी, मैं अपने रिलेटिव के घर गया वहां पर क्लीनिंग नहीं थी, मेरे घर में आके देखो कितनी ज्यादा क्लीनिंग है। अब उसे क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपल्शन हो रहा है कि हर जगह क्या होनी चाहिए, क्लीनिंगनेस होनी चाहिए, राइट। तो ये आपकी कॉग्निटिव थ्योरी थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या रहता है,
CBT, देखिए कोई भी आपका डिसऑर्डर हो आपका CBT तो लगेगा ही लगेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऑफ द OCD इंटीग्रेट बिहेवियर थ्योरी विद द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क एंड हिज ऑन सिग्निफिकेंट एफिकेसी, राइट। तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर को आप कह सकते हैं जिसमें हमने दोनों अलग अलग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी को क्या कर दिया है, ऐड करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिकेशन कह सकते हैं, मेडिकेशन में आपका एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट क्या कर सकते हैं कि जो उसके जो थॉट्स हैं, जो उसके जो थॉट्स हैं उसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देते हैं, यानी कि नीचे दबा देते हैं। सच एज SSRI और SNRI, दो ये आपके एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ध्यान रखना। OCD में आपसे UGC में पूछ सकता है या फिर आपके अगर कोई क्लिनिकल का पेपर है तो उससे रिगार्डिंग ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एंटी डिप्रेसेंट इन द OCD, दैट इज SSRI और SNRI। ओके। Medication increase the availability of the serotonin in the brain, the biochemical substance that involved in the OCD। मेडिकेशन ले सकते हो जिससे क्या रहता है कि जो आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन लेवल है वो इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो आपकी एंजाइटी है, एंजाइटी से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो इनडायरेक्टली आपको कहां ले जा रहा है, डिप्रेशन में ले जा रहा है। और सेरोटोनिन लेवल डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है। एक्सेस भी इसका हार्मफुल है, अगर लो होता जाए तो आप बंदा यहाँ पर क्या चलने लगता है, डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर दोज विथ ए माइल्डर केस ऑफ द OCD साइकोथेरेपी अलोन माइट बी इफेक्टिव। और देखिए जिनको हल्का फुल्का, माइल्डर मीन्स कि ना ही ज्यादा कम ना ही ज्यादा सीवियर है, उनके लिए साइकोथेरेपी भी इफेक्टिव रहती है। ERP यहाँ पर भी इफेक्टिव काफी जा सकते हैं। ERP कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड द एंजाइटी प्रोड्यूस, राइट। काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल रहती है और एंजाइटी प्रोड्यूस रहती है, लेकिन ये क्या आता है विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू द फियर ऑफ द थॉट एंड द सिचुएशन। जब हम बार बार उनको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उनके जो फियर है उनसे उसका सामना करवा रहे हैं, राइट, विद द कंपल्सिव बिहेवियर। तो जो पीपल होते हैं लर्न दैट दे कैन टॉलरेट द एंजाइटी। और उससे जैसे अब मैं बार बार आपको, सपोज करिए आपको स्पाइडर से डर है, मैं बार बार आपके सामने स्पाइडर लेते जा रहा हूँ, स्पाइडर लाता जा रहा हूँ, तो आफ्टर सम टाइम आप हैबिचुअल हो जाओगे और जो एंजाइटी आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रही है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। पूरी नहीं, लेकिन आप कुछ समय के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ERP क्या रहती है, काफी अनकंफर्टेबल रहती है, बट आफ्टर सम टाइम इट हेल्प्स द इंडिविजुअल दैट अकरिंग और दैट फेसिंग द OCD। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आई हो और वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना जाएं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग, नॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।